नमस्कार. फेसबुकवरती आपण तिसऱ्या वेळेस भेटत आहोत. आपण आता बघितलं असेल, मी मास्क काढलेला आहे, पण मी एकटा असल्यामुळेच फक्त मास्क काढून ठेवलेला आहे. कृपया सर्वांनी कुणाच्याही कॉन्टॅक्टमध्ये येताना किंवा घराच्या बाहेर जाताना मास्क डेफिनेटली वापरलं पाहिजे. आज मी दोन्ही भाषेमधून बोलणार आहे, मराठी आणि हिंदी. दोनों भाषा में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट मुझे आई है कि आप हिंदी में बात करेंगे तो ज़्यादा लोग हम समझ पाएंगे. और ये महामारी सिर्फ नागपुर महाराष्ट्र में नहीं है, भारत वर्षा और सारे जगत में है, इसलिए सारे संसार में है, इसलिए दोनों भाषाओं में मैं बात करूँगा. हम पहले दो जब फेसबुक लाइव हुई थी उसमें हमने पहले फेसबुक लाइव में ये बताया गया था कि ये कोरोना क्या है, कैसे फैलता है और हमने क्या क्या करना चाहिए और प्रशासन ने क्या क्या कार्रवाई की है. दूसरा फेसबुक लाइव जब हुआ था उस टाइम हमने ये बात की थी ये कोरोना की चेन को कैसा ब्रेक किया जाए, और उस पर बात हमने बता दी थी कि उसके तरीके क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है और लोगों ने क्या करना चाहिए और लोग क्या कर रहे हैं. आज हम बात करेंगे आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट. आगे क्या का मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, आगे प्रशासन क्या करेगा, लोग क्या करेंगे, समाज के विभिन्न अंग क्या करेंगे, जो एक्टिविटी है उस बारे में क्या सोचेंगे, इस बारे में हम बात करेंगे. ये बात को चालू करने से पहले अब तक की नागपुर में क्या हुआ, कैसा हुआ, ये थोड़ी ही 1-2-5 मिनट में आपको बता दूं कि नागपुर में पहली केस कोरोना की 11 मार्च को आई और आज जब आपके साथ बात कर रहा हूँ तब तक 474 केसेस अब तक क्यूमुलेटिव नागपुर में हैं. इसमें से सिर्फ अभी एक्टिव केसेस जो है 118 है और डेथ अब तक 10 हुई है. कल ही यहाँ पे लगभग 44 केसेस नए आए हैं, नया एक हॉटस्पॉट बना है. हमने यहाँ पे 11 मार्च से जो केसेस आई उसे सीख लेते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है और यहाँ की ज़रूरत जैसे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो गाइडलाइंस है और लोकल लेवल पे जो इनिशिएटिव लेना चाहिए ये महामारी को टैकल करने के लिए, कम से कम केसेस बढ़ने के लिए और डेथ नहीं हो, अगर हुई तो कम से कम हो, इस हिसाब से हमने कोशिशें जारी रखी एज़ पर द गाइडलाइंस. और यहाँ जो भी ज़रूरी कदम उठाने के लिए आवश्यक हो उस हिसाब से हमने कदम उठाए और काम करते गए. इसमें से पहले 4 केसेस 3 फॉरेन ट्रैवल रिटर्न थे और उनकी एक फैमिली पॉजिटिव आई थी. तो 11 से लेकर 25 मार्च तक ये 4 केसेस थे और उस टाइम होम क्वारंटाइन एक नॉर्म था. लेकिन इस बीच में हमने ये पाया कि होम क्वारंटाइन पूरी तरह से उसका पालन नहीं हो रहा है. इसलिए 25 तारीख को जब 5वीं केस आई जो यहाँ से जाके दिल्ली होके आई थी, तो वो केस के बाद में हमने निर्णय किया कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स होंगे उनको कंपल्सरीली इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि होम क्वारंटाइन का पालन न होने से इसके बढ़ने का, इसका फैलाव ज़्यादा होने का ज़्यादा चांस है. इसलिए उस टाइम से हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पे ज़्यादा ध्यान दिया और वहाँ से हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन चालू किया. जैसे ही 5वीं केस आई, ये कोमॉर्बिड केस थी, तो उससे पहले हमने चालू किया था कि यहाँ का जो डोर टू डोर सर्वे लगभग 500 टीम के माध्यम से हम कर रहे थे. लेकिन उसमें सिर्फ फीवर है क्या, ड्राई कफ है क्या और उसके साथ कोई ब्रेथलेस नहीं, मतलब कोविड लाइक सिम्टम्स है क्या, ये पूछ रहे थे. लेकिन जैसे ही 5वीं केस आई तो हमने ये सोचा कि सिर्फ कोविड लाइक सिम्टम्स का डिटेल्स न लेते हुए एक नया फॉर्मेट बनाया, ट्रेनिंग दी और हमने तय किया कि इसके साथ कोमॉर्बिड पेशेंट्स पीपल जो भी रहेंगे उनका पूरा डेटा हम कलेक्ट करेंगे. तो हमने फॉर्मेट में सीनियर सिटीजन्स कितने हैं, किसको हाइपरटेंशन है, कितनों डायबिटीज़ है, हार्ट की डिजीज़ किसको है, टीबी किसको है, ऐसी जो बीमारी है कोमॉर्बिड की वो भी लोगों को आइडेंटिफाई करना चालू कर दिया. इनकी इन्फॉर्मेशन आती गई, उसका डेटा एनालिसिस होते गया और उस पर भी हमने काम चालू किया.
तो अब तक 24 लाख से ज़्यादा डोर टू डोर सर्वे किया गया है। उसमें से 2,16,000 से ज़्यादा लोग सीनियर सिटीजन्स है, लगभग 98,000 लोगों को बीपी की बीमारी है, डायबिटिक लगभग 70,000 लोगों को है, टीबी लगभग 2,400 लोगों को, ये हमने पाया। लेकिन ये सिर्फ मालूमात लेके उसको वहीं पे हमने स्टॉप नहीं किया, उसके साथ उनके ऊपर फॉलोअप भी चालू किया और उसमें से कुछ लोगों का स्वैब लेना भी हमने चालू किया। तो ये एक इनोवेटिव मेजर्स हमने लिया, ये प्रोएक्टिव मेजर्स लिया, जिसकी वजह से जो हाई रिस्क पीपल हमने आइडेंटिफाई किए और जिसको सिम्टम थे उनको स्वैब भी लेके उनका टेस्ट भी कराया, जो पॉजिटिव आया उनको ट्रीट किया, जो नेगेटिव थे उनको एडवाइस किया और नॉर्मल रूटीन उनकी जो बीमारी है उसके ट्रीटमेंट चालू रखे। ये इसके साथ ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली टेस्टिंग और अर्ली आइसोलेशन, जैसे ट्रैकिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटिंग, ये अग्रेसिवली हुआ। इसलिए हमारे यहाँ जो केसेस है क्रिटिकल हुए नहीं। अब तक के 474 केसेस में सिर्फ और सिर्फ 2 लोग ही वेंटिलेटर पर गए हैं और सिर्फ लगभग 6-7% सिम्टम्स आए, बाकी असिम्टोमेटिक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम उनका इलाज ऑब्जर्वेशन ठीक तरह से मेडिकल कॉलेज की तरह से करते हैं, इसलिए डेथ रेट यहाँ पे कम हुई है। वैसे ही अर्ली आइसोलेशन की वजह से जो साइकिल है, कोरोना वायरस की जो साइकिल है, उसका जो फैलाव है हम रोकने में बहुत हद तक कामयाब हुए, कंटेन करने में कामयाब हो रहे हैं। इसी की वजह से जहाँ हमें कॉपरेशन नहीं मिल रहा था, पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, वहाँ पे हमने मास क्वारंटाइन करने का डिसीजन लिया और अभी तक 3 हॉटस्पॉट हुए हैं, सतरंजीपुरा, मोमिनपुरा, गड्डी गोदाम। या 3 मिला के लगभग 4,500 लोगों को हमने क्वारंटाइन किया, उनके स्वैब लिए, उनको टेस्ट किया गया और जब नेगेटिव आए तब उनको घर भेजा गया। इसकी वजह से यहाँ का जो नंबर है, सतरंजीपुरा से लगभग 119 के लगभग पॉजिटिव है, मोमिनपुरा से लगभग 250 के आसपास पॉजिटिव है, गड्डी गोदाम से लगभग 30 पॉजिटिव है और चौथा हॉटस्पॉट जो बनने जा रहा है कल से जो हुआ है नाइक तालाब, वहाँ से अब तक लगभग 20 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव आए हैं। तो ये कंसेप्ट क्या है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि महामारी को आप समझ ले। महामारी को कैसे समझ ले, इसमें एक कंसेप्ट होता है सुपर स्प्रेडर्स, स्प्रेडर्स और पॉजिटिव पर्सन्स। सुपर स्प्रेडर यह है कि जो आदमी 10 से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है उसको सुपर स्प्रेडर बोलते हैं। स्प्रेडर जिसको बोलते हैं जो आदमी 5 से ज़्यादा लोगों को 5 से 10 के बीच में करता है उसको स्प्रेडर बोलते हैं और जो पॉजिटिव होता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं। नागपुर में अब तक सिर्फ 6 सुपर स्प्रेडर्स आए हैं और 8 स्प्रेडर्स है। इसका मतलब यह है 6 और 8 ऐसे 14 लोगों ने अब तक 474 लोगों को पॉजिटिव किया है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पॉजिटिव आदमी सुपर स्प्रेडर या स्प्रेडर बन सकता है अगर हमने सावधानी बरती नहीं तो। इसीलिए इमीडिएट आइसोलेशन, क्वारंटाइन और ट्रीटमेंट जरूरी है। वो लोगों में न रहे, अन्य लोगों के संपर्क में न आए और अगर पॉजिटिव आया तो ट्रीटमेंट करे, इसलिए जरूरी है। और इसके साथ भी जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उन्होंने ये सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क यूज़ करना जरूरी है कि हमें ये पता नहीं है सामने वाला पॉजिटिव है या नहीं है। जस्ट इसका एक एग्जाम्पल हमें देखना चाहिए। तो एक ऐसा केस है, ये एक केस से आप अगर देख सकते हो तो ये 158 लोगों को पूरी तरह से इन्होंने इन्फेक्ट किया है। एक केस ऐसा है। ऐसे मैंने जो बताया ये सिर्फ एक नंबर है, ये किसी का नाम नहीं है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। नागपुर के एक जो आदमी पॉजिटिव हुआ उसने 158 लोगों को पॉजिटिव किया, एक ऐसा केस है जो इसको सुपर स्प्रेडर हम बोल रहे हैं। दूसरा अगर हम देखा जाए, दूसरा ये एक केस है जिसने अब तक 118 लोगों को इन्फेक्ट किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक आदमी सैकड़ों लोगों को पॉजिटिव कर सकता है। जैसा WHO ने बताया कि कम से कम एक पॉजिटिव और डेथ अगर हुआ तो 800 से 1000 लोगों तक उसका इन्फेक्शन पहुंच सकता है, क्योंकि जब डेथ होती है तो वायरस का लोड बहुत ज़्यादा होता है, उसको हाई लोडेड होता है और उसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो चुका होता है।
इसलिए इसको रोकना जरूरी है। सुपर स्प्रेडर्स और स्प्रेडर्स को रोकना जरूरी है। आदमी को रोकना नहीं, हमें वायरस को रोकना है। इसीलिए जिसके पास पॉजिटिव केस है वो पहले आइसोलेट हो, उसको ट्रीटमेंट किया जाए, उसके संपर्क में जो भी आए वो बता दे और उस हिसाब से आगे जाए। इसलिए आज का सिचुएशन नागपुर सिटी का ये है, हमारे जो 10 जोन्स है एडमिनिस्ट्रेटिव जोन, उसमें से 9 एडमिनिस्ट्रेटिव जोन पूरे रेड है, एक ही सिर्फ ग्रीन में है। वो भी रेड था, वो स्टार्टिंग में जो इंटरनेशनल ट्रैवलर के केसेस थे, लेकिन उनको पूरा तरह से ग्रीन हो चुका है। लेकिन बाकी 9 जोन में पूरी तरह से अभी रेड है। अब तक हमारे यहाँ कंटेनमेंट जोन 37 है, उसमें से 11 कंटेनमेंट जोन डी कंटेन किए गए हैं, 26 कंटेनमेंट जोन है। उसमें से एक्टिव और पैसिव ऐसे 2 तरीके होते हैं। एक्टिव ऐसा होता है कि पहले 14 दिन एक्टिवली केस फाइंडिंग होता है, हमारी टीम जाती है डोर टू डोर, और वो डोर टू डोर टीम हर एक घर पे जाके उनका पूरा तरह से हेल्थ चेकअप होता है, और उसमें कोई पॉजिटिव केसेस है, सिम्टोमेटिक है, तो उनको बाहर निकाल के उनका ट्रीट किया जाता है। और दूसरे 14 केसेस से पैसिव है, यहाँ एक्टिव सर्वेलेंस नहीं होता है लेकिन ऑब्जर्वेशन में रहता है। इसका रीज़न ये है कि कोई भी आदमी 95% लोग 2 से 14 दिन के बीच में पॉजिटिव आ सकते हैं, सिम्टमिक हो सकते हैं। 2.5% लोग 0 to 2 दिन के बीच में सिम्टमिक या पॉजिटिव हो सकते हैं, और रिमेनिंग 2.5% लोग जो है 14 दिन से 28 दिन के बीच में पॉजिटिव या सिम्टमेटिक हो सकते हैं। इसलिए 28 दिन ये कंटेनमेंट जोन होता है। बहुत से लोगों ने ये बताया कि हमारे 14 दिन नहीं है तो हमें क्यों रोक रहे हो, कंटेनमेंट जोन है, ये आर्बिट्ररी है। ये बिल्कुल आर्बिट्ररी नहीं है, इसके पीछे मेडिकल रीज़न है। ये गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ मिनिस्ट्री की है। मेडिकल रीज़न अपने मैंने अभी जो बताया कि 28 दिन तक, 14 दिन से लेके 2.5% लोग पॉजिटिव आ सकते हैं, सिम्टोमेटिक हो सकते हैं, इसलिए 28 दिन का है। और जो पेशेंट पॉजिटिव था वो नेगेटिव जब होता है 14वें, 15वें, 16वें दिन, जब उसको डिस्चार्ज किया जाता है, उसको ये बताया जाता है कि और 14 दिन आप होम क्वारंटाइन रखो। इसी के लिए ये 28 दिन का नाम है, वो हमें सबको फॉलो करना है और इसी तरह से आगे जाना है। जैसे ये दूसरा 4था लॉकडाउन कल खत्म हो रहा है, आगे की गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से आएगी, उस हिसाब से आगे चलेंगे। लेकिन क्या करना है, अभी तो इम्पोर्टेड केसेस लास्ट 8 दिन में नागपुर में जो केसेस बढ़ी है, बहुत से केसेस ये तो इम्पोर्टेड केसेस है जो कि नागपुर सिटी के बाहर से आए हैं, कहीं पुणे से आए, कहीं बॉम्बे से आए, कोई अदर सिटीज से आए हैं, वो पॉजिटिव आ रहे हैं। ये मूवमेंट अभी होने वाली है, वो रुकने वाली नहीं है। फिर भी ये वायरस जो है हमें इसको रोकना है, इसको आइडेंटिफाई करना है, ट्रेस करना है, टेस्ट करना है, और ज़्यादा लोगों को न हो इसकी कोशिश करना है, और जो पॉजिटिव आए उनको क्योर करके घर पे भेजना है। सर आगे की क्या स्ट्रेटेजी होगी, इसलिए हमारा लाइफ क्या होगा 31 मई के बाद, या जब भी पूरा लॉकडाउन खत्म होगा तब हमारा नॉर्मल लाइफ कैसा रहेगा, ये हमें सोचने वाली बात है। इसका रेडीमेड आंसर किसी के पास नहीं है, ना आपके पास है, ना मेरे पास है, ना वर्ल्ड के कोई लीडर के पास है। लेकिन इस पर काम चल रहा है, बहुत से आइडियाज आते हैं, स्टैगर्ड मैनर में आगे जाना है, एक साथ सब कुछ खोलना नहीं है। क्यों? क्योंकि एक साथ अगर खोलेंगे तो फिर से वही सुपर स्प्रेडर्स तैयार होंगे, और सुपर स्प्रेडर से स्प्रेडर से 1 से 100, 100 से 1000 ऐसे केसेस पॉजिटिव आना चालू होंगे। वो हमें रोकना है, और ये कौन रोक सकता है? हम सब मिलकर रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? डरना नहीं है, विजिलेंट रहना है, चौकन्ना रहना है। हम में से किसी को ये सिम्टम तो नहीं है, अगर सिम्टम है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। दूसरे किसी को सिम्टम तो नहीं है, अगर है तो बताए, कंट्रोल रूम में बताए, हेल्थ फैसिलिटी में बताए, सो दैट उनके पास हम पहुंच सके, उनको टेस्ट कर सके, पॉजिटिव है तो ट्रीट कर सके। क्योंकि जल्दी करना है, अर्ली करना है, लेट हुआ तो प्रॉब्लम हो जाते हैं। सो जितने जल्दी आप आइडेंटिफाई खुद को करोगे, या कोई पॉजिटिव या सिम्टोमेटिक पर्सन उसको आइडेंटिफाई करके हमें बोलोगे, उतना ही अच्छा सबके लिए है। तो इस हिसाब से हमें आगे आना है। लेकिन जैसे ही हम लॉकडाउन खोलने की बात करते हैं, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज है, हेल्थ और के साथ हमारा सामाजिक आर्थिक और भी चल रहा है, इसके भी हमें बाहर निकलना है। इकोनॉमी हमें चालू करनी है, सोशल एक्टिविटीज़ भी चालू करनी है, स्कूल भी चालू करने हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चालू करने हैं, ओपन स्पेसेस में भी जाना है, गार्डन में भी घूमना है। अगर ये करना है तो पहले तरीके से तो नहीं होगा। एक साथ 100 लोग, 10 लोग गप्पे मार रहे, चल रहे, मास्क नहीं यूज़ कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मार रहे, ये अगर हो गया तो ये महामारी भयंकर रूप में आएगी और हम सब उसमें मारे जा सकते हैं।
ये नौबत हमें किसी के पास भी ना आए, किसी से फैमिली के पास ना आए, किसी कॉलोनी में ना आए, किसी सिटी में गांव में ना आए, ये हमें देखना है। और ये सब करने के लिए हम सब मिलकर काम करना है। तो इसमें पहला पार्ट ये जो है, इसमें ये देखना है कि हम सब लोग मिलके जहां भी जाएंगे, जो भी पब्लिक प्लेसेस होंगे, या तो हॉस्पिटल हो सकता है, या तो स्कूल हो सकता है, या तो सिनेमा हो सकता है, रेलवे स्टेशन हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकती है, ये प्लेसेस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन न बने, ये हमें ध्यान देना है। ये किसको ध्यान देना है? दोनों को ध्यान देना है। जो ओनर है उनको भी ध्यान देना है, जो वहां जाके यूज कर रहे हैं उनको भी ध्यान देना है। अब ओनर ध्यान कैसे दे? अगर ये मेरा कारपोरेशन का ऑफिस है, या आप कहीं आपके खुद के ऑफिस में बैठे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई ऑफिस है, लॉयर का कोई ऑफिस है, या प्राइवेट ऑफिसेस है, कोई सब्जी मंडी है, इनके जो ओनर है, ये प्लेसेस को कंटिन्यूअसली सैनिटाइज करना पड़ेगा। सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करके बार बार उसको यूज करने के पहले सैनिटाइज करो, यूज होने के बाद सैनिटाइज करो। ये कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। होटल है समझो, रेस्टोरेंट है, पहले जैसे एक टेबल पे 10 आदमी या 4 आदमी नहीं बैठ पाएंगे। अभी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का उसका एक टेबल, एक या बड़ा टेबल है तो 2 आदमी बैठ पाएंगे। वो सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करना पड़ेगा। वो टेबल खाना चालू होने के पहले कोई नया ग्राहक आता है तो उसको सैनिटाइज करना पड़ेगा। खाना खत्म होते ही सैनिटाइज करना पड़ेगा। जो बर्तन यूज किए गए वो भी सैनिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने यूज किया है, अगर मैं पॉजिटिव हूं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि दूसरे को उसका इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए वो दूसरे को यूज करते टाइम, दूसरे टाइम यूज करते उसके पहले उसको सैनिटाइज करना पड़ेगा। हॉस्पिटल है, हम जब जाते हैं वहां बैठते हैं, हमें पता नहीं हम पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हॉस्पिटल का ये काम है, जब भी वहां एक चेयर किसी ने यूज की है, दूसरा आदमी उसके चेयर यूज करने के पहले उसको सैनिटाइज करना पड़ेगा। जो एक मशीनरी है जहां से ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन थिएटर है, उस टाइम यूज करते समय डॉक्टर ने ये सावधानी, हॉस्पिटल ने सावधानी पूरी तरह से बरतनी है कि वो सेकंड टाइम यूज होने से पहले उसका पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए, सो दैट अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसका इन्फेक्शन दूसरे किसी को ना हो, ना आपके स्टाफ को हो, ना खुद को हो, ना दूसरे पेशेंट को हो। फैक्ट्री है, फैक्ट्री में काम चालू हो गया है, उसका जो ज्यादा लोग जाते हैं वो कैसे कम हो सकते? 50% कर सकते हैं, 25% कर सकते हैं, कुछ वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, शिफ्ट में कर सकते हैं। ये सब सोचना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहां जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स हमें यूज करने पड़ेंगे। इसीलिए जो पब्लिक प्लेसेस है, जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं पब्लिक से, वो रिडक्शन ऑफ सोर्स एट प्लेसेस में वहां ये सब सावधानी बरते। ये जो प्रोटोकॉल है कोविड-19 का वो यूज करे, और कोई भी पब्लिक प्लेस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन न हो, ये पूरी तरह से जिम्मेदारी वो ओनर की है। ये हमें देखना है। और जो यूज करने वाले, उन्होंने एक पूछना है कि हाँ इन्फेक्शन तो नहीं है, या डिसइंफेक्शन किया या नहीं किया। ये जब तक हम चौकन्ना नहीं रहेंगे तब तक ये हमारे लिए घातक हो सकता है, डेंजर हो सकता है। इसलिए चौकन्ना रहना हमारा काम है, उसे डरना हमारा काम नहीं। डर से कुछ नहीं होने वाला है, उसका हम डट के सामना कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये हम चौकन्ना रहते हैं और ये मेजर्स हम लेते हैं। तो उस हिसाब से हमें चालू करना पड़ेगा। इसके साथ आगे क्या करना पड़ेगा? केसेस तो आज 2 दिन में बंद होने वाले नहीं है, कुछ महीने तक चलेगी, लेकिन कम से कम हो, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। और जो होगी उसका क्या किया जाएगा, यह हमें देखना पड़ेगा। इसलिए हमारे जो सारी केसेस होंगी, सारी का मतलब यह है कि जो भी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, इसको रेस्पिरेशन में इलनेस आता है, डिफिकल्टी आती है ब्रीदिंग में, आयला, इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फ्लुएंजा, जैसे कि आपको फीवर आता है, कफ, ड्राई कफ है, ये जो इलनेस है, ये सब केसेस कौन से भी इंस्टीट्यूट में आए, वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, फिजिशियन हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, पीएचसी हो, क्लिनिक हो, ये सब जैसे ही केसेस रिपोर्ट होगी, उनको जो हमारा कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, हेल्थ प्रोटोकॉल, उसी तरह से मैनेज करना पड़ेगा। ये जो भी इंस्टीट्यूट है, ऐसे लोगों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वैब लेने पड़ेंगे, उनकी टेस्टिंग करना पड़ेगी, और जो टेस्ट पॉजिटिव है उनको ट्रीट करना पड़ेगा। सिर्फ वो कोविड हॉस्पिटल नहीं है इसलिए हम ट्रीट नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। गाइडलाइंस क्लियर है। आपको कोई डाउट आता है
वो ट्रायज एरिया में उनको रखो, उनका स्वैप करो, और आपको उनको कोई इंटेंसिव उनको ट्रीट करना है, ऑपरेट करना है, तो आप फुल पीपी यूज़ करके ऑपरेशन थिएटर में जाके उनका जो भी है वो कर सकते हो। स्वैप जैसे ही उसका रिजल्ट आएगा उसी हिसाब से उनको ट्रीट किया जाएगा। तो ये सारे वाले केसेस है, ILI केसेस है, निमोनिया के केसेस है, ब्रेथलेसनेस के केसेस है, इनको ट्रीटमेंट करते समय कि मोस्टली ये कोविड-19 केसेस हो सकते हैं, इस तरह से हमें इनको देखना है। अब सवाल ये भी आता है, बहुत से लोगों ने ये पूछा, पर्टिकुलरली डॉक्टर कम्युनिटी ने ये पूछा कि हम अगर हॉस्पिटल में हैं तो फुल पीपी यूज़ करने की ज़रूरत है क्या? इसमें गाइडलाइन बहुत क्लियर है, ICMR ने गाइडलाइन दी है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी गाइडलाइन दी है। फुल पीपी आपको ऑपरेशन इन्वेजिव सर्जरी जब करनी होती है तब के लिए ज़रूरत है। आपके जो थिएटर रहेगा, ऑपरेशन थिएटर, उसके लिए ज़रूरत है। नॉर्मल आप ट्रीट कर रहे हो तो आप मास्क यूज करिए, फेस शील्ड यूज कीजिए, ग्लोव यूज कीजिए, मतलब आपका बॉडी का कौन सा भी पार्ट एक्सपोज नहीं हो, ये देखना है। ये गाइडलाइन आपको पूरी तरह से पता है, वो यूज कीजिए। और आप जो पेशेंट आते हैं उनको भी बताइए, एक तरह से आई से उनकी भी हो जाएगी, आप खुद भी प्रोटेक्ट रहोगे, सब प्रोटेक्ट रहेंगे। तो इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है, हेल्थ इंस्टीट्यूशन ने हमें देखना है। ये करते समय है टेस्टिंग करना, ट्रैकिंग करना और उसके साथ अच्छी तरह से उनका फॉलोअप करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट लैब्स ये मिला के टेस्टिंग कैपेसिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी तरह से बढ़ाई है। नागपुर का एग्जाम्पल दिया जाए, जब हमारा 11 मार्च को पहला टेस्ट आया था तब एक ही लैब थी IGGMC में। अब तक हमारे पास लगभग 13 से 14 लैब्स है। उस टाइम कैपेसिटी हमारी सिर्फ 100 के लगभग थी, आज 1500 के लगभग नागपुर में कैपेसिटी पर डे टेस्टिंग की है। तो इस तरह से टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, साथ में ट्रैकिंग किया जाए, और जो पॉजिटिव आते हैं सिम्टोमेटिक उनको आइसोलेट करके ट्रीट किया जाए, तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको तैयार रहना है हमें। उनको कोई भी सिचुएशन आए उसको टैकल करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना है। और ये तैयारी इंस्टीट्यूशन लेवल पे हो, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, लैब के बारे में हो, हॉस्पिटल्स के बारे में हो, या जो पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ है उनको ट्रेनिंग देने के बारे में हो, ये सब लेवल पे हमें तैयारी करना है और हम सब ने कर ली है। नागपुर रीजन में डिविजनल कमिश्नर के लीडरशिप में, पालक मंत्री के लीडरशिप में यहाँ पे हमने लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग किया है। नागपुर कारपोरेशन की ही 500 से ज़्यादा पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ को हमने ट्रेन किया है। एक इसलिए कि लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, लड़ाई बहुत लंबी है, जो भी सिचुएशन आएगी उसके लिए हम तैयार हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म में ज़्यादा हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल्स और कोविड हेल्थ सेंटर्स और उसके साथ कोविड केयर सेंटर्स भी हमें बनाने पड़ेंगे। तो जो टाइम हमने यूज किया है 11 मार्च से अब तक, नागपुर महानगर पालिका में हमने 5 हॉस्पिटल ऐसे बनाने हैं जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग थे, कुछ वो PSCs थे, उनको हमने अभी कोविड हेल्थ सेंटर में कन्वर्ट करने की तैयारी पूरी तरह से कर दी। 450 बेड्स ऑक्सीजन बेडेड, उसमें से 400 बेड है ऑक्सीजनेटेड बेड है, 50 बेड है ICU बेड रहेंगे। नेक्स्ट 10-15 दिन में ये पूरे तरह से तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कारपोरेशन की खुद की 5 हॉस्पिटल ऐसे होंगे जहां पे लगभग 450 बेड्स कोविड हेल्थ सेंटर बोल के काम करेंगे। मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि इसकी ज़रूरत यूज़ करने के लिए नहीं पड़ेगी, लेकिन जब पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे। लेकिन ये सब जो 450 बेड्स है ये परमानेंटली नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेल्थ इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं। नेक्स्ट 10-15 दिन में उसका यूज़ होना चालू हो जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट क्लास एक्टिविटीज़ यहाँ चालू हो जाएंगे। जब मैंने रिव्यू लिया था उस टाइम मैंने बोला था कि कॉर्पोरेशन सबसे गंदा हॉस्पिटल जो अच्छा माना जाता गंदा मिला था, वही हॉस्पिटल अभी कॉर्पोरेट रूप में कॉर्पोरेट स्टाइल की तरह, हॉस्पिटल की स्टाइल की तरह से आगे आ रहा है। ये सब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ाने की बात कर रहा हूँ उसी का नतीजा है। अगर केसेस बढ़े ही तो कोविड केयर सेंटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमने यहाँ पे 5000 बेड का कोविड केयर सेंटर तैयार करके रखा है। 500 बेड वहाँ पे बैठे हुए हैं, जब भी ज़रूरत पड़े
5000 बेड तक 24 घंटे में उसको बढ़ा सकते हैं, इतनी तैयारी हमने अच्छी तरह से कर ली है। इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं हमें, मुझे पता है 99.99% इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ी तो उसके लिए तैयारी हमें इस तरह से लेवल की हमें कर ली है और अब आगे इस तरह से सिचुएशन टैकल करने के लिए हम तैयार है। अब ये करते समय जो हॉस्पिटल्स है, पब्लिक हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, क्लिनिक हो या पब्लिक हेल्थ सेंटर हो, यहां पे इन्फेक्शन कंट्रोल टीम एक्टिवेट करनी पड़ेगी। कॉर्पोरेशन ने की है, बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल ने की है। मेरी अपील है, जहां भी अभी तक नहीं है, आपके यहां कोविड पेशेंट आएगा नहीं आएगा ये देखना नहीं है, ये देखना है कि आपके यहां सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ना सिर्फ कोविड का, लेकिन कौन सा भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आपकी इंस्टीट्यूशन न हो। इसलिए आपके यहाँ पे सेंट्रल, हर एक हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन में सेंट्रल इन्फेक्शन टीम जिसको बोलते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम, वो कार्यान्वित हो, वो देखे, उसे एसओपी जो है तैयार रखे, उस पर एक्टिवेट की जाए, सो दैट आपकी इंस्टीट्यूशन, आपका स्पेस ये इन्फेक्शन से बचे, आप खुद, आपके इंस्टीट्यूशन और आपके इंस्टीट्यूशन आने वाले लोग इसे इन्फेक्शन न हो, ये हमें देखना है। ये सब करते हुए भी जैसा मैंने बताया कि जो हमारी गाइडलाइंस है कोविड-19 के बारे में, उसका पालन होना बहुत जरूरी है। ये पालन कौन करेगा? तो पहले तो हमारे जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, इसमें ऐसा हो जा रहा है कि जो रूल्स है वो नहीं कंप्लाई नहीं हो रहे हैं। सो मेरा हेल्थ कम्युनिटी से, आईएमए से, सब फिजिशियंस है, डॉक्टर्स है, क्लिनिशियंस है, सब पैथी के लोगों से एक अनुरोध है, अपील है, प्लीज़ गाइडलाइन जो है पढ़िए। हेल्थ मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, आईसीएमआर, गाइडलाइंस बहुत क्लियर कट है, प्लीज़ वो पढ़िए और इम्प्लीमेंट कीजिए। जैसे आपके उदाहरण के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि हमारे यहाँ अगर प्रेग्नेंट लेडी आती है डिलीवरी करने के लिए, तो बहुत से डॉक्टर बोल रहे हैं कि पहले आप उनका स्वाब का रिजल्ट लेके आओ। अगर ये लास्ट मोमेंट पे आती है और स्वाब का रिजल्ट नहीं है, टेस्ट किया नहीं है, तो आप उनको इंसिस्ट ये नहीं कर सकते कि आप जब तक स्वाब का रिजल्ट लाओगे नहीं तब तक हम एडमिट नहीं करेंगे। ये इलीगल है। आपको जब तक उनका स्वाब का रिजल्ट आता नहीं तब तक, अगर डिलीवरी नॉर्मल है तो प्रिकॉशन लेके नॉर्मल डिलीवरी करना है। सी सेक्शन अगर है तो आपको पीपीई किट पहन के जो कोविड पेशेंट होता है उस तरह से ट्रीट करके उनको डिलीवरी करना है। आप उनसे तभी रिजल्ट, स्वाब रिजल्ट मांग सकते हो कि अगर वो प्रेग्नेंट लेडी एएनसी आपके हॉस्पिटल में 5 दिन पहले एडमिट हुई है तो 5 दिन में आप उनका स्वाब ले ले, टेस्ट कर ले और तभी आप मांग सकते हो। अब किसी भी पेशेंट को कौन से भी हॉस्पिटल में आप स्वाब का रिजल्ट नहीं है इसलिए मैं एडमिट नहीं करूंगा, ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, ये एब्सोल्युटली इलीगल है। ऐसा करना मना है। इसलिए सब हॉस्पिटल, सब फिजिशियन को ये चेतावनी भी है और अनुरोध भी है कि ये गलत तरीके मत अपनाइए, नहीं तो जो एपिडेमिक एक्ट है, जो बॉम्बे नर्सिंग होम एक्ट है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के गाइडलाइंस है, ये सब के खिलाफ, सबकी तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो करने पे प्रशासन को मजबूर मत कीजिए। दूसरा एग्जांपल दे देता हूं आपको। कैंसर है, डायलिसिस है, टीबी है। डायलिसिस करना है तो आप पूछते हो कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, स्वाब है पॉजिटिव है या नेगेटिव, पहले लेके आओ। उसको डायलिसिस करने की जरूरत है तो इसके लिए आपके यहाँ डायलिसिस मशीन अगर है तो एक मशीन ऐसी रखी है कि जिसपे अगर पॉजिटिव निकला तो सिर्फ पॉजिटिव पेशेंट के लिए उसके बाद यूज कर सकोगे। कोविड पेशेंट है करके ही उनको ट्रीटमेंट डायलिसिस करना है, उनको स्वाब लीजिए, पॉजिटिव आया तो आप प्रिकॉशन लेके पूरा पीपीई किट जो गाइडलाइंस को फॉलो करके किए, आपको और आपके इसको डरने की जरूरत नहीं है। आपका जो मशीन है उसको सैनिटाइज किया जा सकता है, वो बाद में सिर्फ डायलिसिस उनका कीजिए जिससे पॉजिटिव पेशेंट आ सकते हैं उनका। तो इसी तरह से ये जो गाइडलाइंस है, कैंसर है, पैलिएटिव केयर की जरूरत है और आप बोल रहे हो पहले उनको कि स्वाब लेके आओ। स्वाब बिल्कुल लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए उनकी ट्रीटमेंट रुक नहीं सकती। ये जिस तरह से ये हो रहा है वो गलत है। जो ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो गलत है। ये प्रैक्टिस इलीगल तरीके से जो चल रही है वो स्टॉप होना चाहिए। मेरा निवेदन है, अपील है
ऐसा कोई भी है तो उनके खिलाफ कंट्रोल रूम में आप कॉल कर सकते हो। वहाँ लोकल अथॉरिटी जो है हेल्थ डिपार्टमेंट, उनको कॉल कर सकते हो, उनको बता सकते कि ये इंस्टीट्यूशन ऐसा कर रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये नागरिकों को भी बता दे। इसके साथ दूसरी एक बात बहुत अहम है, वो बता दूँ। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 2 डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट लिए हैं। इसमें से एक डिसीजन ऐसा है कि 100% पॉपुलेशन महात्मा ज्योतिबा फुले जो आरोग्यदायी योजना है उसमें लाए हैं। लगभग 1000 सर्जरी उसमें कवर्ड है। तो महाराष्ट्र में कौन सा भी एवरी पर्सन इज कवर्ड इन दैट। तो पैसा नहीं है इसलिए आपका कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ये नहीं हो सकता है। कौन से भी हॉस्पिटल आप जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है महाराष्ट्र में, हर एक सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में है, महात्मा ज्योतिबा फुले में, उनके पास जाए, वहाँ ट्रीटमेंट आपके जो 986 ऑड ट्रीटमेंट है सर्जरी से वहाँ हो सकती है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है। उसका आपका इंश्योरेंस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने किया है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी जो बात है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट सर्जरी उसके रेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने फिक्स किए हैं। तो ये जो फिक्स किए रेट है वो रेट से ज़्यादा कोई भी प्राइवेट फिजिशियन हॉस्पिटल ज़्यादा चार्ज नहीं लगा सकता। और इसके लिए कुछ अपनी कंप्लेन है, कोई ऐसा लगा रहा है, तो लोकल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डीएचओ को, या कॉरपोरेशन एरिया में म्यूनिसिपल कमिश्नर या वहाँ के एमओएच को कॉल करके बता दे इससे ज़्यादा रेट लगा रहे हैं या ट्रीटमेंट महात्मा ज्योतिबा फुले के अंदर नहीं कर रहे, तो वो हॉस्पिटल के खिलाफ इमीडिएटली स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जा सकती है। उनका हॉस्पिटल बंद किया जा सकता है। एपिडेमिक एक्ट की तरह उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सब ध्यान में सब नागरिकन में रखना है और उसके साथ सब हॉस्पिटल्स फिजिशियंस इनने में ध्यान में रखना है। ये तो इस तरह से हो गया। दूसरा जो इश्यू आ रहा है, ये करते समय हम सब ने सावधानी बरतनी है। हमें कुछ रूल्स दिए गए वो फॉलो करने हैं। ये कौन से रूल्स है? ये रूल्स ऐसे है, हैंड वॉशिंग सबसे सस्ता तरीका, सबसे आपके पास अवेलेबल होने वाला तरीका, हैंड वॉशिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करना है। मैंने एक बार पहले भी जब स्टार्टिंग हुआ था उस टाइम मैंने बोला था कि हैंड वॉशिंग आपको करना है। अभी मैं बताता हूं, 1-1 घंटे के बाद हैंड वॉशिंग करो। कैसा करो? पूरा 20 से 40 सेकंड तक आपको हैंड वॉश करना है। साबुन लो, हैंड वॉश साबुन के साथ करो, पानी लो क्लीन, उस पर साबुन लो, उसको पहले ये रिंस करो, तो ये पूरे आपके ये पार्ट जो है दिख रहा है वो वॉश होगा। दूसरा, इंटर फिंगर के साथ करो तो फिंगर के अंडर का वॉश होगा। तीसरा, पीछे से एक हाथ का, दूसरे हाथ का पीछे से। चौथा, ये जो फिंगर टिप्स है उसको वॉश करो। और 5वां, ये जो रिस्ट है उससे वॉश करो। ये पूरा जब वॉश होगा, ये कम से कम 20 सेकंड से 40 सेकंड तक करना है, तभी आपका पूरा हैंड वॉश होगा। मैं भी खुद, अब जब ये मेरा टॉक खत्म होगा उसके बाद पहला मैं काम करूंगा, उठूंगा, मेरे WC में जाऊंगा, वहां पे वॉश करूंगा, उसके बाद ही आगे कार्रवाई करूंगा। ये मैं रूल, जब भी आपको रेगुलरली एक इंटरव्यू के बाद ये करना है, उसके साथ जब भी आपको हाथ यूज करना है, आपके मुंह पे ले जाना है, नाक तक लेके जाना है, आंखों तक लेके जाना है, बॉडी के किसी पार्ट को, उसके पहले वॉश करो, वो यूज करने के बाद भी वॉश करो। ये सबसे अच्छा और इफेक्टिव तरीका है। ये अगर हमने अपनाया तो हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस लगभग 0% है। लगभग जीरो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उसके साथ आपने मास्क यूज नहीं किया, सामने वाला पॉजिटिव है नेगेटिव हमें पता नहीं है, उससे ट्रांसमिशन हो सकता है। इसलिए मास्क यूज करना है, ये कंटिन्यूअसली करना है, वो सेकंड यूज है। इसके साथ आपको रेस्पिरेटरी एटिकेट्स बोलते हैं। रेस्पिरेटरी एटिकेट्स ये क्या होते हैं? जब आप बाहर, आप जब मैं हूं आपके साथ बात कर रहा हूं, मेरे नाक से रेस्पिरेशन जब हो रहा है, अगर मुझे छींक आती है तो मेरे एल्बो में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अगर मैं हाथ में करूं तो फिर से अगर हाथ में किसको यूज करूं कि मैं टेबल पे जाता है, अगर मैं पॉजिटिव हूं टेबल पे जाएगा, कहीं सीढ़ी चढ़ते समय हाथ किसी को लगाऊंगा, वहां दूसरे ने आया उसको टच किया, मैं पॉजिटिव हूं तो उसे टच उसको लगाएगा और वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए एल्बो में छींक
या खांसी या कफ करना है और उसको मुंह को नहीं लगाना है। ये अगर एटिकेट हमने पाया, ये रेस्पिरेटरी एटिकेट है, ये बहुत ज़रूरी है। तो मास्क पहन के चलो, ये रेस्पिरेशन करते समय इसका एल्बो का यूज़ करो, हाथ का यूज़ मत करो। अगर हैंकरचीफ है उसका यूज़ करो, लेकिन मास्क कंपलसरी पहनो। ये दूसरा इश्यू है।